अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे और इसके ज़रिए से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे कि दिखने में कैसा है और इसके ज़रिए से सीखेंगे भी। लेकिन इधर पहले पढ़ेंगे कुछ और वीडियो के अंदर जो है कुछ ना कुछ इसके रेलिवेंट जो है रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ वीडियोस चलेंगी, वो देखनी भी ज़रूरी है। उसके ज़रिए से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं और इसके बाद इसको लेकर आएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे और इनका फंक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और उसके बाकी जो स्टेप्स हैं वो क्या है, मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, एडवांटेजेस कौन से हैं, फला फला जो भी है। सबसे पहले क्वेश्चन है हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी। अब हमारी बॉडी में कुछ खास किस्म के रिएक्शंस चलते हैं जिनको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है ये वर्ड निकला है किसके अंदर से, कैटाबॉलिज्म के अंदर से। कैटाबॉलिज्म आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं जब उनको तोड़ा जाता है और तोड़कर किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो हम लोगों को एनर्जी कैसे देते हैं, हम उनसे एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं। एक हमारी बॉडी में ये एक सेल है, सेल के अंदर जो है हमारे पास क्या है, फूड। और फूड के अंदर जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज मेन कंपोनेंट है और ग्लूकोज का फार्मूला जो है C6H12O6 और उस ग्लूकोज के अंदर बहुत ज्यादा कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, CH बॉन्ड्स। जैसे ही बच्चों हम लोग सांस को अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन जो है अंदर जाकर इन बॉन्ड्स को क्या करेगा, ब्रेक, इनको तोड़ेगा। तोड़ने की वजह से यहां पर बच्चों क्या रिलीज होती है, ATP, और इसके जरिए से हम लोगों को क्या दी जाती है, एनर्जी। तो जो क्वेश्चन था हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी, वो यहां से लेकर यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि कैटाबॉलिज्म चलता है। फूड के लार्जर मॉलिक्यूल जो है उनको तोड़कर छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। फूड के अंदर जो CH बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन जो सांस के अंदर आती है वो अंदर आकर सेल्स में मौजूद CH बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, तोड़ती है, अंदर से ATP की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इससे आगे बच्चों हमारे पास है कि ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी लेने के लिए इनके अंदर मैं नाम लिखूंगा, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। एक दूसरा रिएक्शन है जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, सर क्रेबहेंस, और ये एक साइंटिस्ट था जिसने साइकिल को डिस्कवर किया था तो उसने अपने नाम पर नाम रख दिया। उसके अलावा हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसका नाम है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे के सारे रिएक्शन जो हैं ये सेल के अंदर चलाए जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए, ATP के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनवाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास रिएक्शंस हैं इन सब को मिलाकर हम लोग जो है क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करती है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि अगर यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही है तो इसके बदले में सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में यहाँ पर कौन सी चीज प्रोड्यूस करवाई जाती है, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इन रिएक्शंस में याद रखना है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाया जाता है। ऑक्सीजन सांस के जरिए से अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसके जरिए से बाहर आ जाती है। तो आप लोगों को एक और जो है ना यहाँ पे चीज का पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कैसे होती है। इन द रिजल्ट ऑफ
सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है और वो ब्लड से निकलकर एल्वुलाई में आती है, एल्वुलाई से निकलकर हमारी ट्रैकिया के जरिए, फेरिंग्स और लेरिंग्स के जरिए से और ओरल कैविटी में से गुजरकर, नोस्ट्रिल्स में से गुजरकर हवा में हम इसको रिलीज कर देते हैं। उसके बाद बच्चों के कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। फिर इसके बाद जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आ रहे थे, तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम एक और है, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। इससे अगला पॉइंट हमारे पास है कि जो कैपिलरीज हैं वो एल्वुलाई के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, और इसमें जो पॉइंट है वो हम लोग वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे कि कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकलकर एल्वुलाई में आ जाती है और एल्वुलाई में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, वहां में ब्लड में डिफ्यूज होकर पूरी बॉडी को सप्लाई की जाती है। इसके बाद बच्चों के हमारे पास इस चैप्टर का पूरे का थीम क्या है, पूरे चैप्टर का थीम क्या है? थीम के अंदर आप लोगों को 2 पॉइंट बताए जाएंगे कि एक तो हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे, और उसके अलावा हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। 2 चीज हैं, ये इस चैप्टर का मेन थीम है कि इसमें हम लोग पूरा डिटेल के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे और उसके बाद इसके डिसऑर्डर्स भी स्टडी करेंगे। उसके आगे चलते हैं, हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि organs which carry respiration or gaseous exchange are collectively called the रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों कहने का मतलब ये है कि वो वाले ऑर्गन्स जो हमारी रेस्पिरेशन को करवाते हैं, यानी कि गैस एक्सचेंज करवाते हैं, इसका मतलब ये है कि जहां जहां से ऑक्सीजन गुजरकर अंदर जाती है और जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर बाहर आती है, उस सारे आने और जाने वाले रास्ते को, ट्रैक को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर जो बच्चों मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन करवाने वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन वो है लंग्स, जो के तादाद में हमारी बॉडी में 2 पाए जाते हैं। अब बच्चों लंग्स जो है इनका एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि दे हैव the suitable surface area for respiration भी लिख सकते हैं और for the gaseous exchange भी लिख सकते हैं कि इनका साइज इतना इनफ होता है, इतना ज्यादा होता है कि आसानी के साथ हमारी बॉडी के अंदर जितनी गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर है उनको आसानी के साथ करवा सकते हैं। उनके लिए इनका सरफेस एरिया इनफ है, काफी है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस की। आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाता है बार बार कि विच वन इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर किसी एनिमल का नाम लिख दिया जाता है, विच वन इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ काउस या फिर ऑफ शीप्स, ऑफ कैमल। तो जिस भी एनिमल का या फिर ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम पूछा जाए क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, तो आप लोगों ने वहां पर सिंपली
किस पे टिक करना है? एल्व्यूलाई, क्योंकि तमाम एनिमल्स का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कौन सी चीज है? एल्व्यूलाई। अगर आप लोग इसको सिंगल लिखना चाहते हैं तो सिंगल के तौर पे इसका जो नाम है दैट इज एल्व्यूलस। एल्व्यूलाई ज्यादा को बोलेंगे, एल्व्यूलस एक को बोलेंगे। इसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। और बच्चों एल्व्यूलाई एल्व्यूलस जो है रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर रेस्पिरेटरी सरफेस इज मोइस्ट एंड परमिएबल, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है ये हमेशा गीली होती है। मॉइस्ट का मतलब ये गीली रहती है, इसके ऊपर म्यूकस की, वाटर्स की एक लेयर बनी होती है, इस वजह से इसको मॉइस्ट बोला जाता है। परमिएबल का मतलब है ये मॉलिक्यूल्स को आने जाने की इजाजत देती है, लेकिन सारे का नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जिनकी जरूरत है उनको आने देगी, जिनको जरूरत नहीं है उनको बाहर रोक देगी, इसको परमिएबल बोलते हैं। तो मॉइस्ट एंड परमिएबल इसको क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसके अंदर से सो दैट गैसेस डिफ्यूज इजीली, ताकि गैसेस जो हैं मॉइस्ट सरफेस के ऊपर से आसानी से पास आउट हो सकें, एक्सचेंज हो सकें। दूसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि कहने का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा पतली सी दीवारों पर मुश्तमिल है। इट कंटेन्स वेरी थिन वॉल्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसकी दीवारें सिर्फ सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती हैं। क्यों? वजह सिंगल लेयर से क्यों बनाई जाती हैं? इस वजह से ताकि सो दैट गैसेस do not pass through the long distance, ताकि यहां पर गैसेस को एक लंबा रास्ता जो है वो क्रॉस ना करना पड़े, आसानी के साथ गैसेस इसको क्रॉस करें, ऑक्सीजन अंदर चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्रॉस करके बाहर आ जाए। इसलिए इसकी लेयर को बहुत बारीक रखा जाता है कि आसानी के साथ शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करके गैसेस आर पर हो जाए। नंबर 3 पे बच्चों हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो अवेलेबल है, ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई कैसे अवेलेबल है? इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? ब्लड कैपिलरीज, जो कि बच्चों सराउंड करती हैं किसको? एल्व्यूलाई को। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब है कि जो एल्व्यूलाई के गुच्छे हैं जो कि ग्रेप लाइक अंगूरों के गुच्छे की तरह नजर आते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड कैपिलरीज जो लिपटी होती हैं एल्व्यूलाई के साथ। और उनके लिपटे होने का मकसद यहाँ पे क्या है? ताकि बच्चों ब्लड में आसानी के साथ क्या जा सके? ऑक्सीजन, और ब्लड में से वापस बाहर क्या आ सके? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से ब्लड कैपिलरीज जो है वो एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द पाई जाती हैं फॉर द गैस एक्सचेंज पर्पस। नंबर 4 पर बच्चों इट इज लोकेटेड इंटरनली, यानी कि ये लंग्स के अंदर वाली साइड पे पाए जाते हैं। कौन? एल्व्यूलाई। इसकी भी एक रीजन है कि इनको बाहर क्यों नहीं रखा गया, बॉडी के लंग्स के अंदर ही क्यों रखा जाता है? सो दैट ताकि कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड, ताकि ये डिहाइड्रेटेड ना हो जाए और एल्व्यूलाई जो है वो बाहर से ड्राई, खुश्क ना हो जाए, क्योंकि इनको मॉइस्ट रखना ही जरूरी है ताकि गैसेस आसानी के साथ
उस मॉइस्ट सरफेस पे डिसॉल्व होकर पास आउट हो सकें। अगर इनकी सरफेस ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, ऊपर से खुश्क हो जाएगी, तो उसकी वजह से गैसेज जो है उनका आना जाना और लेयर्स को, वॉल्स को पास करना, क्रॉस करना आसान नहीं होगा। उसके बाद बच्चों, एयर वेंटिलेटेड अपॉन इट, जो एल्वुलाई है, एल्वुलस है, रेस्पिरेटरी सरफेस जिसकी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हवा की वेंटिलेशन होती है। कहने का मतलब है कि एयर जो है वो इनके इनसाइड जाती भी है और साथ ही साथ एयर गोज आउटसाइड, और एयर जो है इनसे बाहर आती भी है। एयर reaches to alveoli after passing a long and branched tubular system। ये बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एयर जो है वो एल्वुलाई तक पहुंचने से पहले इसको बहुत ज्यादा ब्रांचेस वाले, शाखों वाले ट्यूबुलर सिस्टम से गुजरना पड़ता है। क्या करने के लिए इतने लंबे चौड़े ब्रांचेस वाले ट्यूबुलर सिस्टम से गुजरना पड़ता है? क्यों? ताकि सो दैट एयर बिकम्स मॉइस्ट, ताकि इस रास्ते से गुजरते गुजरते एयर जो है उसको क्या किया जा सके, मॉइस्ट करवाया जा सके, गीला करवाया जा सके। और मॉइस्ट रखने का जो पर्पस है वो आपको बहुत दफा बता चुका हूं, ताकि गैसेज जो है वो आसानी के साथ डिसॉल्व सकें। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। एल्वुलाई हैव स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इनको डिजाइन इस तरह से किया गया है, इनका स्ट्रक्चर जो है ऐसे टिश्यू से बनाया गया है जो बच्चों जिनकी वजह से ये हमेशा के लिए रिमेन ओपन, खुले रहते हैं, ताकि हर टाइम हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो सके। और उसके अलावा प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, और इनको जो है वो क्लैप्स होने से बचाया जा सके, बंद होने से बचाया जा सके, ताकि किसी भी टाइम गैस एक्सचेंज जो है वो रुक ना पाए। अब बच्चों जो लंग्स है, लंग्स का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ग्रेप लाइक अंगूरों के गुच्छे की तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो नजर आएंगे। और वो जो ग्रेप लाइक अंगूरों के गुच्छे की तरह के स्ट्रक्चर हैं, इनमें से अगर एक थैली को, सैक को हम लोग बड़ा करके ड्रा करें तो ये है एल्वुलस और ये एल्वुलाई ज्यादा, इनमें से एक को हम लोगों ने ड्रा कर लिया बड़ा करके। अब बच्चों ये जो इसकी दीवार है आप लोगों ने देखा है, इधर मैंने ड्रा किया है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है और उसके अलावा एयर इसके अंदर मूव इन कर रही है और एयर ही इसके अंदर से बाहर जा रही है। ये देखें बच्चों, इसके बाहर वाली साइड पर एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर रेड कलर से मैंने ब्लड सेल शो किए हैं, यानी कि अंदर वाली साइड पर ब्लड पाया जा रहा है। अब जब एयर अंदर आएगी सांस के जरिए से एल्वुलाई में, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वुलाई में ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन के मुताबिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा से कम की तरफ यानी ब्लड में आ जाएगी और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज्यादा है और एल्वुलाई में कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगी, यानी ब्लड से निकलकर एल्वुलाई में चली जाएगी। और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए से मूव आउट कर जाएगी। तो ये इसकी दीवारें जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है, थिन वॉल्स हैं, वन सेल थिक लेयर है और उसके बाद ऊपर वाली सरफेस की हमेशा मॉइस्ट रखी जाती है पानी के साथ, म्यूकस के साथ। और उसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, इर्द गिर्द ब्लड सप्लाई है ब्लड वेसल्स की शक्ल में। अब बच्चों थोड़ा सा उसके अंदर से देख लेते हैं। तो ये देखें बच्चों, ये जो बाहर वाले सुराख हैं इनको हम लोग जो है इधर से उतार देते हैं देखने के लिए। ये जो आपके पास सुराख है नोज के
एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं इनको हम लोग नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये नोज के अंदर वाली जो साइड है इसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी के अंदर से फेरिंग्स और लेरिंग्स से गुजरते हुए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आएंगे और ये जो आगे वाली नाली आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये बच्चों ट्रैकिया है और ट्रैकिया जो है आगे दो हिस्सों में अपने आप को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये ट्रैकिया है अगले दो हिस्सों में डिवाइड होकर ये दो छोटे छोटे ट्यूब्स बना रही है, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो है आप देख सकते हैं लंग्स में जाकर छोटी छोटी मजीद नालियों में अपने आप को डिवाइड कर रही हैं। ये जो मजीद छोटी नालियां हैं इनको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई और सबसे छोटी जो होती हैं उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जिनमें से कार्टिलेज खत्म हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स के आगे एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं और उनके आगे बच्चों ये वाले सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये वाले बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है बने होते हैं जिनको कलेक्टिवली एल्वियोलाई बोलते हैं। अब बच्चों ये जो लंग्स हैं इन तक गैसेस जाती हैं और ब्लड के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से निकलकर इन लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई में आती हैं, वापस एल्वियोलाई और लंग्स में से गुजरते हुए ब्रोंकाई में आती हैं, ब्रोंकाई से वापस ट्रैकिया में और ट्रैकिया से होकर वापस नेजल कैविटी से गैसेस बाहर आ जाती हैं। लो बच्चों, यहाँ तक आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सर्फेस तक पढ़ लिया। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अल्लाह हाफिज।